everybody, welcome back to our official YouTube channel Adda 24/7. I'm your law mentor Diksha Pandey, and today in this video we are going to discuss about the mistakes to avoid in legal reasoning. So don't lose easy marks. So without any further ado, let's start our video. So सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये होता है, why legal reasoning matters? लीगल रीजनिंग हमें मैटर क्यों करती है? अगर आप क्लैट का पेपर दे रहे हैं या किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम को अपीयर कर रहे हैं, तो जो लीगल रीजनिंग का जो सब्जेक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, मतलब अराउंड 25% जो वेटेज होता है वो लीगल रीजनिंग का रहता है। इस वजह से लीगल रीजनिंग मैटर करती है। प्लस ये आपकी लॉजिक को टेस्ट करता है, लॉ एप्लीकेशन को टेस्ट करता है और इंटरप्रिटेशन को भी टेस्ट करता है। क्योंकि आप लॉ का एग्जाम दे रहे हैं इसलिए लीगल रीजनिंग तो मैटर करती ही है। ऑलराइट, उसके बाद हम ये बात करते हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप इग्नोर ना करें और आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें। सो मिस्टेक नंबर 1 जो सबसे कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि बच्चे सबसे पहले फैक्ट्स को पढ़ते हैं, प्रिंसिपल को नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको फैक्ट्स को नहीं, प्रिंसिपल को पढ़ना है। ऑलवेज रीड प्रिंसिपल फर्स्ट, राइट। उसके बाद फिर आप फैक्ट्स को पढ़ें ताकि आप जो लीगल रूल जो आपने पढ़ा है उसको आप अप्लाई कर सके उस फैक्चुअल सिचुएशन के ऊपर। अगर आप फैक्ट को पहले पढ़ेंगे उसके बाद लीगल रीजनिंग को पढ़ेंगे या किसी लीगल प्रिंसिपल को पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं और आपका जो एप्लीकेशन है वो राइट ना हो, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। प्लस आपको दोबारा भी पढ़ना पड़ जाए आपके फैक्ट्स को, ये भी काफ़ी बार पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आपको लीगल जो फैक्ट होता है उसको पढ़ना, लीगल प्रिंसिपल को पढ़ना है, देन उसके बाद लीगल फैक्ट के ऊपर जाना है। देन जो दूसरी कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि अब बहुत बार बच्चे अपनी जो आउटसाइड नॉलेज होती है उसको अप्लाई कर देते हैं क्वेश्चन के ऊपर और कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमें ये नहीं करना है। जो भी हमें लीगल प्रिंसिपल में दे रखी है इन्फॉर्मेशन, हमें उतनी ही इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करना है फैक्ट के ऊपर, तभी आप सही आंसर को मार्क कर पाएंगे। अगर आपने एडिशनल नॉलेज वहाँ पर लगा दी तो वहाँ पर आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि जो आउटसाइड नॉलेज है इज़ अ बिग 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 नो, ठीक है, उसे आपको नहीं लगाना है। जितना दिया गया है उतना ही पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट करना है। स्टिक टू द प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स गिवन ओनली, राइट। और आपको एज अ जज सोचने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो जजेस होते हैं उनके पास बहुत नॉलेज होती है, लेकिन जो सिचुएशन होती है, जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, जितने एविडेंस उनके पास आते हैं वो उसी के हिसाब से जजमेंट देते हैं। तो आपको भी वैसा ही करना है। जितना दिया गया है प्रिंसिपल में, जितना दिया गया है फैक्ट में, आपको उतने ही नॉलेज को अप्लाई करना है। देन उसके बाद जो हमारी कॉमन मिस्टेक थर्ड है दैट इज स्किपिंग कीवर्ड्स। हम कई बार कीवर्ड को मिस आउट कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा अच्छा खासा आया हुआ आंसर भी गलत हो जाता है। जैसे कि क्या, हमने कोई भी सिचुएशन पढ़ी, कोई भी फैक्ट पढ़ा या लीगल प्रिंसिपल पढ़ा, उसके अंदर जो की फैक्ट्स होते हैं जैसे कि ओनली इफ लिखा हुआ है या अनलेस या नॉट विथ स्टैंडिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब कई बार बच्चों को नहीं पता होता है और उसको स्किप कर देते हैं। इसी से पूरा आपका आंसर बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो हमें इन सारे ही कीवर्ड्स को मिस आउट नहीं करना है, क्योंकि पूरा जो इंटायर मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए इज लायबल ओनली इफ ही इंटेंडेड हार्म, तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ ओनली इफ का, कि अगर ए तभी लाइबल होगा जब वो कोई हार्म करना चाहेगा, इसकी ऐसी कोई इंटेंशन होगी। वहीं पर दूसरा जो सिचुएशन है वो क्या कह रहा है, ए इज लाइबल इवन इफ नो इंटेंट। इवन इफ अब यहाँ पर आ गया, इसका क्या मतलब होता है, भले ही ए की इंटेंशन नहीं हो फिर भी ए लाइबल होगा। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ों का मतलब अलग अलग हो गया है, दोनों ही फैक्ट में मतलब अलग अलग हो गया है। सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड से हमने पूरे मतलब को चेंज कर दिया, पूरे मीनिंग को चेंज कर दिया। इसलिए हमेशा कीवर्ड पर बहुत ही फोकस करना है, बहुत ही ध्यान से आपको अपने फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स को पढ़ना है। देन उसके बाद कॉमन मिस्टेक नंबर 5 इज नॉट मैनेजिंग टाइम, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको लीगल रीजनिंग में देखने के लिए मिलेंगे। और जो क्लैट का एग्जाम है वो टाइम मैनेजमेंट वाला एग्जाम है, जहां पर आपको काफ़ी कम टाइम मिलता है और आपको सारे ही सेक्शन को इक्वली टाइम देकर उसे सॉल्व करना होता है। कई बार बच्चे
एक ही क्वेश्चन में 5-5, 10-10 मिनट दे देते हैं। वो क्वेश्चन एक्चुअल में हार्ड डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो उस क्वेश्चन को स्किप नहीं करते और उसी क्वेश्चन पे अटके रहते हैं और उसकी वजह से बहुत सारा टाइम वो वेस्ट कर देते हैं। तो हमें ये भी सोच के चलना है कि हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, हमें हमारे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जितने में हमारा सिलेक्शन हो जाए और हमें टॉप कॉलेज मिल जाए। हमें 120 में से 120 भले ही मार्क सही नहीं करके आना हो, क्योंकि क्लैट भी तो यही करता है, वो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे देता है ताकि आप उसमें उलझ जाओ और अपना टाइम वेस्ट कर दो। और यहीं पर आती है आपकी स्मार्टनेस। अगर आप स्मार्ट इनफ होंगे तो आप उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे वाले क्वेश्चन पे चले जाएंगे और आप इजी क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट करके वहां से नंबर ले लेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अपनी ईगो पे ले लेता है कि ये क्वेश्चन मुझसे कैसे सॉल्व नहीं होगा, और फिर वो वहां पर उस क्वेश्चन पे पूरा अपना टाइम जाया कर देता है और फिर उसका क्लैट बिगड़ जाता है। तो आपको ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है और कई बार बच्चे ये करते हैं जिसकी वजह से वो अपना सिलेक्शन खो बैठते हैं। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है रिपीट, चाहे फिर वो कोई भी सेक्शन हो, नॉट ओनली इन लीगल रीजनिंग। सो ये सारी मिस्टेक्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आप अपनी रियल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और आपके लिए ये यूजफुल भी होंगी। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।